आप सभी को नमस्कार। इस कोरोना काल में हम एक नई पद्धति से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन तरीके से। तो आज के इस लेक्चर में हम कीन्स का तरलता पसंद की सिद्धांत पढ़ेंगे। तरलता पसंद की सिद्धांत ये समष्टि अर्थशास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लगभग हर वर्ष इसको कभी बड़े क्वेश्चन के रूप में कभी छोटे प्रश्न में ये आता ही है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तरलता पसंद की सिद्धांत में ब्याज दर का निर्धारण होता है, मांग में पूर्ति शक्ति द्वारा ब्याज दर का निर्धारण होता है, MD L1 + L2 + L3 मुद्रा की मांग सौदा सत्यता सट्टादश, ये तीन होता है। कीन्स ने एक टर्म दी है तरलता पसंदगी। अब सबसे पहले हम इसको समझेंगे, तरलता पसंदगी का मतलब क्या है। तरलता पसंदगी का मतलब है, सिंपल भाषा में हम इसको बोल सकते हैं मनी डिमांड, मुद्रा की मांग। मुद्रा की मांग को ही क्या कहा है, तरलता पसंदगी। अब यहाँ इसको मुद्रा की मांग को तरलता पसंदगी क्यों कहा है, इसके लिए कीन्स ने ये तर्क दिया है कि मुद्रा की मांग क्यों की जाती है। मुद्रा की मांग के लिए उन्होंने 3 उद्देश्य बताए। मुद्रा की मांग इसलिए की जाती है सौदा उद्देश्य के लिए, सतर्कता उद्देश्य के लिए और सट्टा उद्देश्य के लिए। कि मुद्रा को 3 उद्देश्यों के कारण तरल रूप में रखा जाता है और उस तरल रूप में रखने की प्राथमिकता को कीन्स ने मुद्रा की मांग कहा है। तरल रूप में क्यों रखते हैं, सौदा उद्देश्य के लिए या लेन देन उद्देश्य के लिए, डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए, हमारे आने वाले फ्यूचर प्रिकॉशंस के हिसाब से, और सट्टा उद्देश्य के लिए। डिटेल में हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। अब बात आती है मुद्रा की मांग, ठीक है। कीन्स के अनुसार मुद्रा की मांग का अभिप्राय मुद्रा की उस राशि से है जो लोग अपने पास तरल अर्थात नगद रूप में रखना चाहते हैं। कीन्स के अनुसार लोग मुद्रा को नगद या तरल रूप में रखने की मांग 3 उद्देश्य से करते हैं, ठीक है। इसको लिक्विडिटी प्रेफरेंस इसीलिए कहा गया, लिक्विड फॉर्म में मुद्रा को रखते हैं, रखना चाहते हैं। और क्यों रखना चाहते हैं, इसके लिए 3 उद्देश्य बताए हैं कीन्स ने। पहला जो उद्देश्य है वो सौदा उद्देश्य है या सौदा मांग, इसको हम कह सकते हैं ट्रांजैक्टिव मोटिव या सौदा, या इसको हम लेन देन उद्देश्य भी बोल सकते हैं, लेन देन उद्देश्य, ठीक है। व्यक्तियों को आय एक निश्चित अवधि के बाद मिलती है, जबकि व्यय करने की आवश्यकता दैनिक जीवन में प्रतिदिन पड़ती रहती है। इस प्रकार आय प्राप्त करने तथा व्यय करने के बीच एक अंतर रहता है। दूसरे शब्दों में, दैनिक लेन देन अर्थात क्रय विक्रय करने के लिए व्यक्तियों द्वारा नगद मुद्रा की कुछ मात्रा सदैव अपने पास रखी जाती है ताकि दैनिक आवश्यकता की पूर्ति हो सके। इस प्रकार एक अर्थव्यवस्था में सभी व्यक्ति, परिवार और फर्में दैनिक खर्चे के लिए जो मुद्रा की मांग करते हैं उसे सौदा उद्देश्य वाली मांग कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है। अब जो हमें सैलरी मिलती है वो महीने में एक ही बार मिल रही है, किसी को डे टू डे मिल रही है, तो सैलरी जो मिल रही है वो उसके अंतराल होता है। तो अब हमें नेक्स्ट सैलरी जब मिलेगी उससे पहले हमें डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए हमारे पास कैश पैसा तो चाहिए। सारा का सारा हम बैंक में या कहीं और तो जमा नहीं करा सकते। तो उस डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए लोग क्या करते हैं, कुछ पैसा अपने पास तरल रूप में या कैश रूप में रखते हैं ताकि हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हम कर सकें। इसी को क्या कहा है कीन्स ने, सौदा उद्देश्य वाली मांग या सौदा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग। या डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए अपन मुद्रा को तरल रूप में रख रहे हैं, जितनी मुद्रा को, उसको क्या कहा है, सौदा उद्देश्य के लिए की जाने वाली मुद्रा की मांग, ठीक है। ये मांग निम्नलिखित तत्वों पर निर्भर करती है। आय तथा रोजगार का स्तर, पहली बात, ठीक है। अब जिसकी जितनी आय होगी उतना ही वो कैश फॉर्म में अपने डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए रखेगा या दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रखेगा। देश में आय, उत्पादन, रोजगार का स्तर जितना अधिक होगा उतनी ही क्रय विक्रय के निकट मुद्रा की मांग अधिक होगी। कीमतें तथा मजदूरी बढ़ जाने से भी नकदी की क्रय विक्रय के लिए मांग बढ़ जाती है, ठीक है। अब जैसे कीमतें बढ़ गई, अब मजदूरी बढ़ गई, या तो आय बढ़ जाए तो भी लोग अपने पास ज़्यादा पैसा रखेंगे पहले से तुलना में। कीमतें बढ़ जाएगी तो उन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो भी मुद्रा की जो सौदा उद्देश्य के लिए मांग है वो बढ़ जाएगी। अर्थात मुद्रा को तरल रूप में रखने की जो मांग है सौदा उद्देश्य के लिए वो बढ़ जाएगी, ठीक है। आय प्राप्ति की आवृत्ति, अब आवृत्ति मतलब नगद की मांग आय के परिणाम पर ही निर्भर नहीं करती, मतलब कितनी मिल रही आय,
बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि आय कितने अंतराल के बाद प्राप्त हो रही है। आय प्राप्ति की अवधि में वृद्धि के साथ सौदा उद्देश्य के लिए नकदी की मांग बढ़ जाती है। अब आय कितने अंतराल में मिल रही है, आय प्राप्ति की अवधि जैसे जैसे बढ़ेगी सौदा उद्देश्य के लिए नकदी की मांग बढ़ जाती है। मान लो किसी को हर दिन सैलरी मिल रही है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, नगद रूप में कम रखेगा। अब जिसको 1 महीने या 6 महीने में मिल रही है, अवधि बहुत ज़्यादा है, तो वो अपने पास कैश पैसे ज़्यादा रखेगा। तो आय प्राप्ति की अवधि में जैसे जैसे वृद्धि होगी सौदा उद्देश्य के लिए नकदी की मांग बढ़ जाएगी। इसी तरह व्यय की अवधि भी नकदी की मांग को प्रभावित करती है। खर्चों का भुगतान जितनी लंबी अवधि के बाद किया जाएगा उतनी ही दैनिक क्रय विक्रय के लिए धन की मांग कम होगी। यदि हमें बाद में पेमेंट करना है तो ऑब्वियसली अभी हम क्या करेंगे, नकदी की मांग कम करेंगे, और अवधि कम होगी, हमें जल्दी पेमेंट करना है तो पहले हमें ज़्यादा पैसा तरल रूप में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये था हमारा सौदा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग। अब दूसरा है कि इसके अनुसार क्यों तरल रूप में रखते हैं, क्यों हम कैश फॉर्म में रखना चाहते हैं। तो दूसरा उसका कारण बताया है दूरदर्शिता उद्देश्य या सतर्कता उद्देश्य या प्रिकॉशनरी मोटिव भी इसको बोल सकते हैं। भविष्य की अनिश्चितताओं जैसे बेकारी, बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु आदि की दशाओं में सुरक्षित रहने के लिए अथवा भविष्य में सामाजिक रीति रिवाजों को पूरा करने के लिए, विवाह संबंधी इत्यादि, व्यक्ति नगद मुद्रा की मात्रा अपने पास रखना चाहता है। नकदी का संचय भी अनिश्चित भविष्य के प्रति सतर्कता के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, हम कुछ पैसा क्या करते हैं, कुछ रुपए हमें चाहिए हमारे डेली के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। कुछ पैसा हम इसलिए भी थोड़ा सेव करके रखते हैं, कैश फॉर्म में रखते हैं कि मान लो अचानक से कुछ प्रॉब्लम आ जाए, अचानक से कुछ ज़रूरत पड़ जाए, तो हम उसको ध्यान में रखते हुए कुछ पैसा अपने पास नगद रूप में रखते हैं। उसी को केंद्र ने सतर्कता उद्देश्य कहा है। ऐसी आपातकालीन परिस्थितियों से बचने के लिए व्यक्ति मुद्रा की कुछ मात्रा नगद के रूप में रखता है, जिसे दूरदर्शिता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग कहा जाता है। ये मांग मुख्यतः व्यक्तियों की आय स्तर पर निर्भर करती है तथा ये मांग ब्याज दर से प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, सौदा उद्देश्य तथा दूरदर्शिता उद्देश्य दोनों के अंतर्गत होने वाली मुद्रा की मांग आय पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर कर रही है, इनकम पे। यदि दोनों उद्देश्यों के लिए मांगी मुद्रा की मात्रा L1 है, तब L1 को किसका फंक्शन माना है, फंक्शन ऑफ पाई। कहने का मतलब है कि यदि इन व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो L1 के लिए मुद्रा की मांग भी बढ़ती है। अर्थात L1 किसको बोला है हमने यहाँ, सौदा उद्देश्य और दूरदर्शिता उद्देश्य दोनों को ही हमने L1 नाम दिया है। दोनों के लिए ही मुद्रा को तरल रूप में रखने की जो प्राथमिकता है वो बढ़ जाएगी यदि व्यक्ति की इनकम बढ़ेगी। ठीक है, तो ये L1 को किसका फंक्शन माना है, इनकम का। इसको हम डायग्राम से भी देख सकते हैं। अब यहाँ हमने x पे मुद्रा की मांग L1 को लिया है और y पे रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज दर को लिया है। यहाँ हमने देखा कि मुद्रा की मांग जो L1 है, भले रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 है या बढ़कर कितना भी हो जाए, ये क्या है, इससे प्रभावित नहीं हो रहा है, बेलोचदार है। अब लेकिन इसको किन्स ने बहुत डिटेल में यदि हम पढ़े तो किन्स बोला कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई फ्रेंड है, उसको पैसों की ज़रूरत है, अब वो आपको ये बोले कि यार मुझे आज 100 रुपये दे दे, मैं कल तुझे इसके 200 रुपये दे दूँगा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ जाए, तो आप सोच सकते हो भाई चलो प्रिकॉशनरी मोटिव में तो थोड़ा सा आप पैसा कम करके उनको दे सकते हो। तो तब ये हो सकता है कि इसकी मांग थोड़ी सी कम हो सकती है यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही बढ़ जाए, लेकिन ये इतना इसका परसेंटेज बहुत ही कम है तो इसको हम नेगलीफाई करते हैं, इसको हम इतना इसमें शामिल नहीं करते हैं। तो L1 को हम मेनली जो मान रहे हैं वो किसका फंक्शन है, इनकम का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का इस पर इसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सट्टा उद्देश्य की। सट्टा उद्देश्य या स्पेक्युलेटिव मोटिव, व्यक्ति अपने पास नकद मुद्रा इसलिए भी रखना चाहता ताकि भविष्य में ब्याज दर, बॉन्ड, प्रतिभूतियों की कीमतों में होने वाली परिवर्तन का लाभ उठा सके। अब कुछ पैसा हमने तरल रूप में इसलिए रखा कि हमारी लेन देन उद्देश्य की पूर्ति हो सके, कुछ हमने इसलिए रखा कि हमारे प्रिकॉशनरी मोटिव, आने वाले भविष्य की अनिश्चितताओं को कवर करने के लिए हम कुछ पैसा तरल रूप में रख रहे हैं। कुछ पैसा व्यक्ति इसलिए भी रखता है कि मार्केट में ब्याज की दरों में यदि कुछ परिवर्तन हो तो उसको निवेश करके लाभ कमाया जा सके। ठीक है, कीमतों में परिवर्तन का लाभ लिया जा सके, इसके लिए भी कुछ भाग मुद्रा का अपने पास तरल रूप में रखता है। उसको कीन्स ने क्या कहा है, सट्टा उद्देश्य। प्रोफेसर कीन्स के अनुसार भविष्य के संबंध में बाजार की तुलना में अधिक जानकारी द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए उद्देश्यों को सट्टा उद्देश्य कहा जाता है। बाजार अधिक जानकारी द्वारा लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य को सट्टा उद्देश्य कहा जाता है। व्यक्ति सट्टा उद्देश्य के अंतर्गत नगद मुद्रा की मांग इस इच्छा से करता है जिससे
व्यक्ति बॉन्डों आदि की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों का लाभ उठा सके। व्यक्ति सट्टा उद्देश्य के लिए क्या क्या करना, नगद मुद्रा की मांग किस इच्छा से कर रहा है, ताकि व्यक्ति बॉन्ड आदि की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों का लाभ उठा सके। ठीक है, सट्टा उद्देश्य के लिए रखी जाने वाली नगद मुद्रा की मात्रा ब्याज की दर पर निर्भर करती है। यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस पर निर्भर कर रही है, ब्याज की दर पर। L1 जो था सौदा उद्देश्य और दूरदर्शिता उद्देश्य, वो हमने किसका फंक्शन माना, इनकम का। लेकिन सट्टा उद्देश्य के लिए रखी जाने वाली जो मुद्रा की मांग है, वो क्या है, मुद्रा है, वो ब्याज की दर का फंक्शन है। यदि बॉन्ड की कीमतों तथा ब्याज की दर में विपरीत संबंध, दोनों में क्या है, विपरीत संबंध है। कम बॉन्ड कीमतें ऊंची ब्याज दरों को तथा ऊंची बॉन्ड कीमतें कम ब्याज दरों को प्रकट करती है। ठीक है, बॉन्ड प्राइसेस और रेट ऑफ इंटरेस्ट में विपरीत संबंध होता है। ठीक है, बॉन्ड की कीमतों में यदि वृद्धि हो रही है, वृद्धि की संभावना की दशा में लोग अधिक बॉन्ड खरीदेंगे, ताकि भविष्य में उनकी कीमतें बढ़ने पर उन्हें बेचकर लाभ कमाया जा सके। इस स्थिति में सट्टा उद्देश्य के अंतर्गत रखी गई नगद मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ टेक्निकल है, यह हम देखेंगे कि बॉन्ड की कीमतों में वृद्धि होने की संभावना है। बॉन्ड की कीमतों में वृद्धि होने की संभावना मतलब ब्याज की दर में कमी की संभावना है। ब्याज की दर में कमी होने की संभावना है कि मान लो फ्यूचर में, तो क्या होगा, लोग अभी क्या करेंगे, लोग अधिक बॉन्ड खरीदेंगे, मतलब अपने पास पैसा कम रखेंगे, और ब्याज की दर ऊंची है तो अभी क्या करेंगे, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, ताकि बॉन्ड की प्राइस जब बढ़े भविष्य में, जब ब्याज की दर कम हो, तब उनको बेचकर ज़्यादा लाभ कमाया जा सके। इस स्थिति में सट्टा उद्देश्य के अंदर रखी गई नगद मुद्रा की मात्रा में कमी हो जाती है। इसके विपरीत यदि भविष्य में बॉन्ड की कीमतें गिरने की संभावना होती है, अर्थात भविष्य में क्या है, ब्याज की दर बढ़ने की संभावना है। भविष्य में ब्याज की दर बढ़ने की संभावना का मतलब है कि अभी क्या है, ब्याज की दर कम है। जब ब्याज की दर अभी कम है तो क्या करेंगे, लोग सारा का सारा पैसा अपने पास नगद रूप में रखना चाहेंगे। तब ऐसी दशा में सट्टा उद्देश्य के अंदर उद्देश्य मुद्रा की मात्रा रखी जाए। इसको अपन एग्जाम्पल से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके पास मान लो 10,000 रुपये हैं, एक्स्ट्रा आपने रख रखे हैं। मार्केट में यदि आपको कोई फ्रेंड बोल रहा है, आपको उसकी ज़रूरत है या मार्केट में किसी को ज़रूरत है, वो आपको बोल रहे हैं कि आपको 10,000 रुपये आप दे दो, आपको 1% का ब्याज आपको दे देंगे। 10,000 रुपये पे आपको 100 रुपये या 200 रुपये वो दे देंगे। ठीक है, अब ब्याज की दर इतनी कम है कि आप ये सोचोगे कि मैं एक ये भी रिस्क लूँ कि उसको उधार दूँ, क्या पता ऐसी मंदी की स्थिति में क्या पता वो मुझे वापस पैसा लौटाए भी नहीं, हो सकता पूरा आए ना आए, इतनी रिस्क भी लूँ और उधार भी दे रहा हूँ, कोई मतलब रिटर्न मिलने की उम्मीद बहुत कम है, ब्याज की दर बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करेंगे, सारा का सारा जो पैसा है उसको तरल रूप में अपने पास ही रखेंगे और वेट करेंगे कि जब ब्याज की दर बढ़ जाए फ्यूचर में, तब वो क्या करेंगे, उसको इन्वेस्ट करेंगे ताकि उसको ज़्यादा मिल सके। इसलिए ब्याज की दर में और सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग में क्या है, विपरीत संबंध है। समझ में आया? अब यही आपका दोस्त या कोई एक फ्रेंड जो ये बोलते हैं कि आप भाई आप मुझे 10,000 रुपये दे दो, मैं आपको लगभग मतलब 10,000 रुपये 1,500 रुपये या 2,000 रुपये आपको ब्याज के रूप में दे दूंगा, जितना भी 5-10% जितना भी है। तो आपको लगेगा कि भाई चलो सफिशिएंट अमाउंट है। यदि ब्याज की दर बढ़ रही है तो आप क्या करोगे, उसको तुरंत निकाल के दे दोगे। मतलब आपने अपना कैश क्या क्या कम कर दिया, अपने पास जो सट्टा उद्देश्य के लिए पैसा रखा हुआ था तरल रूप में, वो उसको कम करके आपने अपने दोस्त को दे दिया। तो क्या हुआ, अपने पास जो रखी हुई राशि थी वो आपके पास कम हो गई। ब्याज की दर बढ़ने से क्या हुआ, आपने अपने पैसे कम कर दिए। ऐसी ब्याज की दर कम हुई तो आपने अपने ही पास कैश फॉर्म में ज़्यादा पैसा रखा। समझ में आ गया होगा, आई होप सो। इस प्रकार ब्याज की दर जितनी ऊंची होगी, सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग उतनी ही कम होगी। ब्याज की दर जितनी ऊंची होगी, सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग उतनी ही कम होगी, तथा ब्याज की दर जितनी कम होगी, सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग उतनी ही अधिक होगी। सट्टा उद्देश्य के अंतर्गत मुद्रा निष्क्रिय पड़ी रहती है, अतः इस मुद्रा को निष्क्रिय मुद्रा, आइडल मनी भी कहा जाता है। यदि यूज़ नहीं कर रहे तो आपके पास निष्क्रिय पड़ी, ना तो उस पर ब्याज मिल रहा है ना कहीं इन्वेस्ट हो रही है, तो वो निष्क्रिय है। इसलिए यदि सट्टा उद्देश्य की नगद मुद्रा की मांग को L2 द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो हम क्या करेंगे, फंक्शन किसका माना है इसको, R का, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है।
ठीक है। अर्थात सट्टा उद्देश्य के लिए नगद मुद्रा की मात्रा ब्याज की दर पर निर्भर करती है। L2 तथा R में विपरीत संबंध होने के कारण सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग का वक्र बाएं से नीचे गिरता हुआ होता है। ठीक है, अब इसको हम एक डायग्राम से देख लेंगे। इस प्रकार मुद्रा की कुल मांग के अंदर सौदा द्रव्य सट्टा उद्देश्य के लिए मांगी गई मुद्रा की मांगे सम्मिलित है। कुल मुद्रा की मांग L1 L2 ये है। पहले अपन इसका डायग्राम से समझ लेते हैं एक बार। देखो ये हमारा सट्टा उद्देश्य के लिए हमने यहाँ लिया, यहाँ ब्याज की दर ली है O/X पे, OX पे मुद्रा की मांग को हमने दर्शाया है। अब ये जो वक्र है LP वक्र, ये A से लेकर B तक क्या ऋणात्मक ढाल वाला है। इसका कहने का मतलब है जैसे जैसे ब्याज की दर कम होगी सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग बढ़ती जाएगी। ठीक है, B तक। लेकिन B के बाद हमने क्या देखा है, B से C जो है वो OXX के पैरेलल हो गया, मतलब पूर्णतया लोचदार है। जो सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग है LP वक्र है R0 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पूर्णतया लोचदार हो गया है। इसका क्या तात्पर्य है कि ब्याज की अति निम्न दर पर व्यक्ति क्या करेंगे, अपने पास जितना भी पैसा है उसको सारे को क्या करेंगे, अपने पास तरल रूप में रखना चाहेंगे। क्योंकि ब्याज की दर इतनी कम है, अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मार्केट में रिटर्न की कोई उम्मीद नहीं है, इन्वेस्टमेंट पर भी कुछ आपको इतना उम्मीद नहीं है कि अच्छा खासा कुछ रिटर्न मिल सकता है, तो आप कोई बॉन्ड परचेस नहीं करोगे, कोई सिक्योरिटी परचेस नहीं करोगे। आप क्या करोगे, उसको अपने पास तरल रूप में रखोगे और इंतज़ार करोगे कि जब ब्याज की दर बढ़े तो आप उसको बॉन्ड परचेस करके उसको इन्वेस्ट कर सको। ठीक है, लेकिन ब्याज की दर जब अति निम्न R0 हो गई, उस लेवल पर जितना भी आपके पास पैसा है वो सब तरल रूप में रखा जाएगा आपके पास, आप कैश फॉर्म में रखोगे। इसी को कीन्स ने क्या कहा है, तरलता जाल, लिक्विडिटी ट्रैप। यहाँ जितना भी पैसा जाएगा, मान लो RBI क्या करे इस पर, RBI यदि मनी सप्लाई बढ़ा भी दे, कितनी भी बढ़ा दे, वो सारी की सारी क्या होगी, यहाँ ट्रैप हो जाएगी। जितनी भी मनी सप्लाई बढ़ाई जाए सारी की सारी इसमें ट्रैप हो जाएगी, मतलब फंस जाएगी, मार्केट में उसका असर नहीं देखेगा। इसी कारण कीन्स ने इसको क्या बोला है, तरलता जाल। ठीक है, यहाँ हमने देख लिया तीनों सौदा दुर्दशा सट्टा उद्देश्य के लिए मांगी मुद्रा की मांगे हैं। L1 और L2 दो में लिया है। L1 में हमने शामिल किया सौदा उद्देश्य और सतर्कता उद्देश्य। ठीक है, तो टोटल L इक्वल टू मुद्रा की मांग फंक्शन ऑफ Y एंड फंक्शन ऑफ R। तो मुद्रा की मांग किसका फंक्शन हो गई, किसका फलन है, आय का भी और ब्याज की दर का। उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि आय स्थिर होने के कारण सौदा तथा दुर्दशा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग अर्थात सक्रिय मुद्रा की मांग का ब्याज की दर पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग व्यक्ति की प्रत्याशा तथा मनोवैज्ञानिक स्थिति पर निर्भर करती है। अतः कहा जा सकता है कि ब्याज की दर का परिवर्तन ही सट्टे के लिए मुद्रा की मांग उत्पन्न करता है। यहाँ देखो, मुद्रा की मांग में इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों हमने लिए हैं, लेकिन हम मोर और लेस हम मानते हैं कि इनकम स्थिर है, तो यहाँ जो फ्लक्चुएटिंग जो कंपोनेंट है वो है बचा ब्याज की दर। तो ब्याज की दर को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना है यहाँ कीन्स ने कि ब्याज की दर में परिवर्तन से यहाँ क्या हो रहा है, मुद्रा की मांग में परिवर्तन हो रहा है। तरलता जाल जो भी बोला, तरलता पसंद की रेखा का आकार ढाल ब्याज की दर तथा सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग द्वारा निर्धारित होता है। हम ये स्पष्ट कर चुके हैं कि R तथा L2 में विपरीत संबंध पाया जाता है, जो LP रेखा के ऋणात्मक ढाल को बदलता है। चित्र 5 में हमने देखा तरलता पसंद की रेखा को ABC द्वारा दिखाया गया है, ये हमने यहाँ देख लिया। ठीक है, क्लियर। LP यहाँ इसका विवरण लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। LP रेखा का AB ऋणात्मक ढाल है, दाएं से नीचे गिर रहा है, मुद्रा की मांग अधिक होगी। देखो, ऋणात्मक ढाल वाला AB भाग ये बताता है कि ऊंची ब्याज दर पर सट्टा उद्देश्य के लिए नगद मुद्रा की मांग कम होगी, इसके विपरीत कम ब्याज दर पर सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग अधिक होगी। ठीक है, ये हमने देख लिया। इसमें LP रेखा बिंदु के बाद B बिंदु के बाद अपने BC भाग में एक पड़ी रेखा के रूप में हो जाती है, जिसका अभिप्राय क्या है अभी हमने देखा। बहुत कम ब्याज दर पर सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग पूर्णतया लोचदार हो जाती है, अर्थात व्यक्ति अपनी समस्त मुद्रा को अपने पास नगद रूप में रखने का इच्छुक होंगे। ठीक है, कोई बॉन्ड वगैरह परचेस नहीं करेंगे, सारी की सारा जो भी पैसा है उसको नगद रूप में रखेंगे, इसलिए सट्टा की मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी कम ब्याज दर की स्थिति में। LP वक्र के पूर्ण लोचदार भाग को ही कीन्स ने तरलता जाल का नाम दिया है। ठीक है, इसी को पूर्ण लोचदार जो भाग है अभी हमने देखा, तरलता पसंद के वक्र के पूर्ण लोचदार होने की दशा में लोगों का नकदी अधिमान पूर्ण या चरम स्तर तक पहुंचाता है। इसे पूर्ण अधिमान अवस्था या तरल जाल या लिक्विडिटी ट्रैप कहा जाता है। इस न्यूनतम ब्याज की दर पर लोगों में बॉन्ड खरीदने की प्रवृत्ति नहीं होगी, परिणाम स्वरूप लोग बॉन्ड खरीदने के स्थान पर अपने पास नगद मुद्रा ही रखना चाहेंगे।
सीधा सा मतलब है कि आप अपने दोस्त को उधार नहीं दोगे, या कोई भी जो मार्केट में आपसे पैसा मांग रहे हैं नहीं दोगे, क्योंकि उससे मिलने वाला जो ब्याज है बहुत ही कम है। उससे मिलने वाला या एक तरह से ब्याज तो मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है, उससे रिटर्न की उम्मीद आपको बहुत कम है। तो आप क्या करोगे, अपने पास ही वही उसको देने से अच्छा है, भले आए या ना है, इससे बेटर है कि हम अपने पास सारा पैसा अपने पास ही रख लें, ठीक है, ताकि भविष्य में यदि कभी ब्याज की दर बढ़े और बॉन्ड की प्राइस कम हो तो आप उसको खरीद सको, ठीक है। यहाँ मैंने एक पूरा सिंप्लीफाई करके तीनों को एक साथ दिखाया है। यहाँ हमने L1 लिया है पहले डायग्राम में, मुद्रा की मांग और ब्याज की दर। यहाँ जो इससे बेरोजगार है मुद्रा की मांग, ये क्योंकि फंक्शन इनकम का है न कि ब्याज की दर का, ठीक है। बहुत ही हाई ब्याज दर पे ये थोड़ा सा टिल्ट हो सकता है, लेकिन वो नेगेटिव है, उसको नहीं भी दिखाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड डायग्राम में हमने लिया है सट्टा मांग, मुद्रा की सट्टा मांग। L2 जो कि फंक्शन किसका है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। तो A से B क्या है, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोअर मनी डिमांड होगी। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होती जाएगी, जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होती जाएगी, ठीक है, यहाँ क्या है, मुद्रा की मांग बढ़ती जाएगी। लेकिन B से C लेवल पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो उस पर क्या हमने दिखाया है कि ये सारी की सारी जो मुद्रा है वो क्या है, तरल रूप में रखी जाएगी, जिसको किसने क्या बोला था, तरलता जाल। अब यहाँ हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन दिखाया है ई पॉइंट पे, इसको हम मेंशन करेंगे कि ये तो हमारा हो गया मनी डिमांड L1 + L2 दोनों का, और ये मनी सप्लाई को किसने बोला कि ये एक्सोजेनसली डिटरमाइन होगी RBI सेंट्रल बैंक के द्वारा। तो इसको भी हमने यहाँ MS कर्व के द्वारा दिखाया है। तो मनी सप्लाई और मनी डिमांड कर्व जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वहाँ पर क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन होगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन होगा। ये इस तरह से कीन्स के माध्यम से मनी सप्लाई और मनी डिमांड के माध्यम से ब्याज की दर का निर्धारण होता है मार्केट में, ठीक है। यहाँ हमने ये भी समझ लिया कि तरलता पसंद के सिद्धांत के आने से ब्याज की दर का निर्धारण कैसे होता है। अब यहाँ लिक्विडिटी ट्रैप को थोड़ा सा और यहाँ समझ लेते हैं। अब सपोज मान लो इकोनॉमी में क्या है, मंदी की स्थिति है। मंदी की स्थिति में हम देखते हैं कि सरकार के पास या RBI के पास दो तरह की पॉलिसी है कि वो दोनों पॉलिसी को यूज़ कर सकती है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। मनी सप्लाई और मनी डिमांड की जब बात कर रहे हैं तो हम मौद्रिक नीति की बात कर रहे हैं। मंदी की स्थिति में यदि अर्थव्यवस्था में मांग बहुत कम है तो RBI सरकार ये चाहेगी कि लोगों के हाथ में पैसा और जाए, नगद मुद्रा आए, ताकि वो अपनी मांग बढ़ा सकें, ठीक है। ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में वो करना चाहेंगे कि मनी सप्लाई बढ़ाई जाए, मनी सप्लाई बढ़ाई जाए, ताकि क्या हो, मनी सप्लाई बढ़ाई जाए, लोग क्या करें, इन्वेस्ट करें, लोगों के पास पैसा जाए, लोग डिमांड बढ़ाए। लेकिन यहाँ क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ाने के बावजूद भी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी कम है कि उनको मतलब मार्केट में इतनी पेसिमिस्टिक कंडीशन है कि कोई रिटर्न की उम्मीद नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जितना भी पैसा उनको दिया जाएगा वो क्या करेंगे, अपने पास तरल रूप में रखेंगे। मतलब सट्टा उद्देश्य के लिए जो मुद्रा की मांग है वो तरल रूप में रखने की मांग है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि मार्केट में उनको लग नहीं रहा कि कोई रिटर्न मिल सकता है अच्छा। तो जितना भी पैसा है वो सब अपने पास स्टोर करके रखने लग जाएंगे, जिसके कारण मनी सप्लाई बढ़ाने का भी यदि पेसिमिस्टिक कंडीशन है तो क्या होगा, उसका इकोनॉमी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जितना भी पैसा डाला जाए, जितनी भी मनी सप्लाई बढ़ा दी जाए, जितनी भी मनी सप्लाई बढ़ा दी जाए, उसमें क्या होगा, सारी की सारी मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, ट्रैप हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, ट्रैप हो जाएगी। इसीलिए केन्स ने इसको क्या बोला है, लिक्विडिटी ट्रैप या तरलता जाल, ठीक है। ये आपका केन्स का लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व था, ये पूरा हुआ। थैंक यू। इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो। थैंक यू। अब इसमें एक वीडियो है, बॉन्ड प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट में इनवर्स रिलेशन होता है, तो उसके लिए हम एक और अलग वीडियो बनाएंगे। जैसे अभी हमने देखा था कि बॉन्ड प्राइस में, इसमें एक लाइन आई बीच में कि बॉन्ड प्राइस और ब्याज की दर में विपरीत संबंध है, ठीक है। तो इसको हम एक अलग लेक्चर में पढ़ेंगे कि किस तरह से इसका विपरीत संबंध होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।